मित्रा मौर्य। मैडम, वोट कर दिया आपने? बिल्कुल कर दिया। देखिए, वोट करके अभी अभी जस्ट बाहर आई हैं। बेहद खास है आज का चरण भी। अगर मैं बात करूं तो काफ़ी वीवीआईपी सीटें, चाहे लखनऊ हो, चाहे रायबरेली हो, अमेठी हो, सब हैं। आप जिस तरीके से आप वोट करने आ रही हैं, और इसके पहले कई घमासान दिखते नजर आए थे, चाहे वो बदायूं में चाकू कांड को लेकर के हो, क्या लगता है इन सब का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस पड़ रहा है इस बार वोटिंग पे? देखिए, बदायूं का चाकू कांड राजनीतिक नहीं है। वो एक व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध था और जिसकी सजा प्रशासन के द्वारा तुरंत 24 घंटे के अंदर आरोपी को मिली। मुठभेड़ में मारा गया, दूसरा आरोपी भी तुरंत ही 2 दिन के अंदर गिरफ्तार हुआ। तो उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध था। लेकिन मतदान की जब बात आती है तो वहाँ पर मैं ये बड़े विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में आज प्रदेश का हर व्यक्ति है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा लगातार जो कार्य किए जा रहे हैं, उस कार्य को जनता और आगे बढ़ाना चाहती है, आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है, इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है। तो निश्चित तौर पर इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। जिस तरीके से आपके पिताजी की बात की जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य की, समाजवादी पार्टी में रहे पहले, अब अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं, कई विवादित बयान भी उन्होंने दिए हैं। क्या लगता है आपको उनके बयानों को लेकर के आपके व्यक्तिगत रूप में या छवि पे कुछ भी रिएक्शंस हुए थे? बिल्कुल नहीं। हर पार्टी की अपनी विचारधारा है, हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा है। किसी पार्टी की विचारधारा किसी दूसरी पार्टी पर असर नहीं करती है। तो वो पिताजी का बयान था, उनका था, और उस वक्त वो समाजवादी पार्टी में थे तो समाजवादी पार्टी का भी वो बयान रहा होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से सांसद हूँ, तो निश्चित तौर पर हम पर उनके बयान का कोई असर नहीं। क्योंकि आप बदायूं से सांसद भी हैं, और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी में थे, अब अपने निर्दलीय अपनी पार्टी खड़ी कर रहे हैं। घर में कभी डिस्कशन होता था राजनीति को लेकर के, पार्टीज के बीच में क्या चल रहा है, क्या कुछ नया है? मैं लगभग अपने हर वक्तव्य में बोलती हूँ कि पार्टी और राजनीति और परिवार दोनों अलग अलग है और दोनों को अलग रख करके ही कार्य को किया जा सकता है। एक सामान्य सा व्यक्ति भी अगर अपने परिवार में राजनीतिक चर्चा करता है तो कहीं ना कहीं मतभेद उत्पन्न होता है और परिवार टूटने वाली स्थिति में होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक लीडर भी हैं, सीनियर लीडर। कभी कोई टिप्स ली आपने राजनीति को लेकर उनसे? निश्चित तौर पर आज मैं यहाँ पर हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ, और 5 साल में सांसद रहते हुए बदायूं का एक भी व्यक्ति संघमित्रा मौर्य पे एक भी आरोप लगाने की स्थिति में नहीं है। तो उसका कारण भी हमारे पिताजी ही हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें सिखाया राजनीति कैसे करना है, लोगों के बीच में कैसे रहना है। तो जो आज 5 साल सांसद होते हुए पूरे क्षेत्र में एक स्वच्छ छवि के साथ में हमने राजनीति की है, वो पिताजी की ही देन है। आखिरी सवाल संघमित्रा जी आपसे, इस बार भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है अब की बार 400 पार, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 80 में 80। क्या लग रहा है? निश्चित तौर पर 400 पार का नारा 4 जून को साकार होने वाला है और पूरे देश में एक बार बड़े जोरदार तरीके से कमल खिलने वाला है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य को, जिन्होंने फिर से एक बार भरोसा दिलाया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है अब की बार 400 पार, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 80 के 80, वो सफल होता उन्हें नजर आ रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो आज का ये चुनाव बेहद ही रोचक होने वाला है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से बेहद ही खास चुनाव है आज। तो आज का ये चुनाव बेहद ही रोचक होने वाला है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो कई बड़े कद्दावर नेता जो हैं एक दूसरे के सामने। चले मैं आपको बता देता हूं कि लखनऊ से अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो चुनावी मैदान में है। आज उनके किस्मत पर जो जनता है वो ईवीएम में बटन दबा देगी। तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगी या नहीं, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन मुकाबला बेहद ही रोचक कांटे का है। रविदास मल्होत्रा उनके सामने है। वहीं अगर बात करें रायबरेली, तो रायबरेली की बात करें तो राहुल गांधी और दिनेश सिंह। राहुल गांधी किसी पर्चे के मोहताज नहीं है और दिनेश सिंह भी किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। वो यूपी सरकार में मंत्री हैं। वहीं अगर बात करें कैसरगंज से इस बार करण भूषण सिंह जो है
वो चुनावी मैदान में है। हमारे साथ दो खास पैनलिस्ट भी हैं, उनका सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। ऋचा सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। नेहा यादव, समाजवादी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत ऋचा सिंह मैं आपसे ही करना चाहता हूं। आज 5वें चरण का ये मतदान है और लगातार मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। क्या लगता है आज आपको? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो 10 साल का सुशासन और मजबूत नेतृत्व रहा है, उसके पक्ष में जबरदस्त जनलहर है, जिसके तहत अभी जो 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, उसमें ही भारतीय जनता पार्टी ने 272 का जो जादुई आंकड़ा था उसे पार कर लिया था। और अब प्रधानमंत्री जी के तो हमारे साथ डॉक्टर अमरनाथ पासवान जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए ऋचा जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। और अब तो प्रधानमंत्री जी का जो 400 पार का संकल्प है, देश को एक मजबूत और स्थिर सरकार देने के लिए जनता जनादेश दे रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और इस बार 4 जून को 400 पार होगा। और आज जिस 6ठे चरण के जो चुनाव है, मैं आपको याद दिला दूं कि 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था और लोग एक मजबूत लड़ाई मान रहे थे, लेकिन 14 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात याद दिला दूं कि इसमें से 4 सीटें सुरक्षित सीटें थी, यानी कि सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 14 में से 13 सीटों पे बड़ी जीत दर्ज की थी। आज समाज का हर वर्ग, हर तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो। बहुजन समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि लोग देश को एक सशक्त सरकार देना चाहते हैं, मजबूत प्रधानमंत्री देना चाहते हैं। इंडिया अलायंस के पास ना कोई नेता है, ना कोई नीयत है और ना कोई नीति है, केवल एक भटका हुआ विपक्ष है जिसको देश की जनता देख रही है। और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के सुशासन पर भरोसा करती है। ये ठीक है, आप ये कह रही हैं कि आपके पास अच्छे अच्छे नेता हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी दूसरी पार्टी को कमजोर समझेंगे, ये ठीक नहीं है। ठीक है, इंडी गठबंधन के बाद यानी इंडिया गठबंधन के बाद भी बड़े बड़े नेता है, वो चुनावी मैदान में टाइट होकर नहीं, मैं इससे सहमत नहीं। नेहा यादव जी, ठीक है, नेहा यादव जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ। ये देखिए ऋचा जी कह रहे हैं इंडी गठबंधन के पास पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को करेक्ट कर देती हूँ कि इंडी ने इंडिया है और इंडिया और भारत से मुझे लगता है किसी हिंदुस्तानी को दर्द नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं मुद्दे पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 में बड़े बड़े लोक लुभावन नारों और वादों के साथ आई थी। एक भी वादा और नारा ये सरकार पिछले 10 साल में पूरा नहीं कर पाई। आज इनकी स्थिति ये है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। अमित शाह जब इलाहाबाद में बोलते हैं और बोल रहे थे कि बताइए, जनता से पूछ रहे हैं, बताइए आप वोट इंडिया गठबंधन को देंगे, तो जनता ने कहा हाँ हम इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। जब इनके गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से ही इंडिया गठबंधन की जीत साफ बोली जा रही है, तो सोचिए जनता के मन की बात भी सामने आ गई। आज उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता इन नकारे और निकम्मे लोगों को सत्ता से बेदखल करना चाहती है। और पिछले 4 चरण के चुनाव में नकारा और निकम्मा शब्द जो आपने कहा, ये किसके लिए कहा? नकारा और बेदखल कर दिया गया है। जनता ने प्रण ले लिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। वो इसलिए कि इंडिया गठबंधन ने वादा किया है कि जो केंद्र में 30 लाख रिक्त पद पड़े हैं उन्हें भरने का काम करेंगे, इनकी तरह जुमले नहीं पड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कोई सुशासन नहीं दिया, केवल और केवल जनता को जुमला दिया। आज हम रोजगार और नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने की बात कर रहे हैं, हम नौजवानों को रोजगार, हम महंगाई से निजात की बात कर रहे हैं। और ये कौन सा सुशासन की बात कर रही है? उस सुशासन की जो लखीमपुर खीरी में महिला की साड़ी खींच ली गई, या उस सुशासन की चिन्मय आनंद जिस तरह से अपने कॉलेज में लड़कियों से मसाज कराते हैं, या स्वयं ऋचा जी मेरी सीनियर है, इनके साथ जिस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की और मारते मारते इनका हाथ तोड़ दिया था, ये उन्हीं सुशासन बाबुओं के शरण में चली गई हैं। चलो ठीक है, मतलब जो आप नाम जुड़ा रही है उसी के इर्द गिर्द ये आपका यही चुनावी मुद्दा है, जनता इसी के लिए आपको वोट करे। जी बिल्कुल, जनता मुद्दों पे वोट करेगी। जनता आज महंगाई से निजात चाहती है और इंडिया गठबंधन उस महंगाई से निजात दिलाने का काम करेगी।
जनता नौकरियां चाह रही है, नौकरियां देगी। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने जनता को क्या दिया? जनता को धोखा दिया है, जनता को जुमला दिया है, जनता के बीच कोई विकास कार्य नहीं किए, कोई इन्होंने काम ऐसा नहीं किया धरातल पे जो पिछले 10 साल में नाम गिना दे 10 योजनाओं के। मैं 50 योजनाओं के काम आपको केवल समाजवादी सरकार के गिना। चलो ठीक है, अभी योजनाओं के भी नाम जुड़ाएंगे। ठीक है हमारे साथ, ठीक है अमरनाथ जी भी ठीक है, प्रवक्ता भी आकर बैठ जाए, उनकी भी हैसियत नहीं है कि 10 काम गिना दे। ठीक है मैडम, इतना भी नाराज मत होइए, चलिए डिबेट है, ठीक है, हैसियत तो इसी बात, ये अलग की बात है। अमरनाथ जी मेरा सवाल आज आपसे कि देखिए राहुल गांधी जो है वो चुनावी मैदान में है और उनके सामने दिनेश सिंह है, तो कैसे आप देखते हैं कि क्या कांटे की जो टक्कर है रायबरेली की अगर बात करें, उधर वायनाड से तो चुनाव लड़े, फिर इसके बाद सोनिया गांधी जी ने कह दिया कि मैंने अपना बेटा सौंप दिया है, बड़ा इमोशनल, इससे पहले 2-3 दिन पहले उन्होंने बात कही थी, तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी हाथ को बहुत ज्यादा मजबूत कर पाएंगे रायबरेली में? जी 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 देखिए, बात रायबरेली की हो रही है, तो रायबरेली की जो सीट है वो कांग्रेस की सीट बहुत लंबे समय से है। सोनिया गांधी विनम्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है विनम्र जी आपका। सोनिया गांधी जी वहां की सांसद लंबे समय तक रही हैं। इस बार स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वो राज्यसभा चली गई, और जिस तरीके का उन्होंने अपील आकर के रायबरेली की जनता से की है, और आदरणीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को उन्होंने रायबरेली की जनता को सौंप दी है। रायबरेली के बेटा के रूप में तो उनकी पहचान थी, लेकिन सोनिया गांधी ने बिल्कुल उनको वहां की जनता के लिए वहां काम करने के लिए सौंप दी। और दूसरी बात, जो आज चुनाव हो रहा है 5वें चरण का, अभी आप देख रहे होंगे मीडिया की तमाम रिपोर्ट आ रही है कि लगभग 40 से अधिक ईवीएम या तो खराब हो गई रायबरेली के अंदर, काम करना बंद कर दी, या कोई छेड़छाड़ ईवीएम के साथ हुआ। दूसरी बात की तमाम बूथों पे जाकर जो कांग्रेस या और इंडिया गठबंधन के बूथ पे या जो बस्ता लेकर के लोग पर्चियां दे रहे थे, बस्ता छीन लिया गया बीजेपी के गुंडों के द्वारा। तमाम जगहों पे जनता के बीच जाकर के मैं एक और आपसे सवाल लूंगा। विनम्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही, सुन पा रहे हैं आप? विनम्र सिंह, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है विनम्र जी, सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अमरनाथ जी, मेरा एक सवाल, देखिए इसी रायबरेली तो आपने बड़ा इमोशनल कार्ड खेला, ठीक है, अमेठी की जनता ठगी महसूस कर रही, अमेठी की जनता कह रही, राहुल गांधी से पूछ रही साहब हमसे क्या गलती हो गई, हमारे यहाँ तो आप आए नहीं और हम बहुत पलक पावड़े बिछाए हुए थे, लेकिन आप चले गए छोड़ के। उनके लिए भी कुछ कह दीजिए, 2 शब्द अनम्यूट कीजिएगा अमरनाथ जी। अमेठी की है, थोड़ा हमको बोलने भी दीजिए। सिर्फ बीजेपी के लोगों को बुलवाते हैं, और जब कांग्रेस और सपा के लोगों की मैं आपकी आवाज चली गई, आप अनम्यूट हो गए थे। नहीं मैं सुनिए मेरी बात, मैं आपको पूरा बोलने मौका दूंगा, आवाज चली गई इसलिए मैंने बोला कि आवाज अनम्यूट कीजिए। नहीं बोलने देंगे तो मैं फिर चला जाता हूँ, क्या जरूरत है? कहा आप, अरे ये तो बहुत अच्छे लग रहे बिट्टू, आप बोलिए। तो बीच में आप टोका टकी करेंगे, जैसे हमने अपनी बात रखना शुरू किया, आपने बीच में नहीं, मैं बोल रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके बोलना, अच्छे लग रहे, बोलिए। सुन लीजिए, अमेठी की जनता का दर्द सुन लीजिए। देखिए, अमेठी और रायबरेली में कोई अंतर नहीं है, चाहे राहुल गांधी जी भले ना अमेठी से लड़ रहे हो, लेकिन एक ऐसे कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा जी हैं जो 40 वर्षों से अमेठी की जनता की सेवा कर रहे हैं, अमेठी की जनता से जुड़े हुए हैं, बच्चा बच्चा उनको जानता है, और जिस तरीके से अमेठी की जनता किशोरी लाल शर्मा जी को अपार प्यार स्नेह आशीर्वाद दे करके उनको बहुत वोटों से जिताने वाली है। और स्मृति ईरानी जी का चेहरा देख लीजिए, 13 रुपया केजी चीनी देने का वादा जो की, वो क्या उनका वादा हुआ, फुस हो गया। और रही बात अमेठी में, अमेठी की जनता के लिए चाहे हॉस्पिटल हो, वो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी हो, एनटीपीसी हो, चाहे रोड हो, तमाम विकास के काम कांग्रेस ने की है। राहुल गांधी जी पिछले बार चुनाव हार गए 19 में, तो हार जीत तो लगी रहती है। इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी, अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हारे, बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हारते हैं। 2014 में स्मृति ईरानी चुनाव हारी, इस बार 24 में स्मृति ईरानी जी बुरी तरीके से पराजित होने जा रही है किशोरी लाल शर्मा जी से। तो देखिए, अभी राजीव गांधी जी के नाम पर हॉस्पिटल था, और कोई एक घटना उसमें घट गई, स्मृति ईरानी जी ने उस हॉस्पिटल में ताला लगा दिया। विकास के नाम पर ये जो भाजपाई नेता और सांसद है, विनाशक है, विनाश का काम करते हैं। कोई विकास का काम तो किए नहीं। कांग्रेस जो बनाई इस देश के अंदर,
उसको 10 वर्षों में मोदी जी बेच रहे हैं। ठीक है, इनके पास कोई अगर एजेंडा चलो हो, ऋचा सिंह जी इसका जवाब दे जनता के सकती हैं। बीच में देखिए, कह दें। ठीक है ऋचा जी आप जवाब दीजिए। अमर जी ने जो कहा कि कांग्रेस ने जो बनाया उसी को आप बेच रहे हैं, आपने कितना बेच दिया बताइए थोड़ा। कि कांग्रेस पार्टी तो अपनी जो परंपरागत सीट थी उसको नहीं बचा पा रही है, और आज रायबरेली की जनता जानती है और रायबरेली की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि जो अमेठी का नहीं हुआ, सवाल जो वो पूछा गया उसका मुझे उत्तर अपनी दीजिए ना, बात पूरी क्यों करने इधर दीजिए, उधर बीच में अब आप बीच में टोक रहे हैं, कम से अगला कम इतना रही। तो अपने इतना तो वो अरे रखिए। भारतीय अगर मैं जनता आपके बीच पार्टी में बोल रही एयरपोर्ट थी, बेच आप दी, मुझसे कुछ बंदरगाह बोल लीजिए, बेच दी, तमाम आप बोल लीजिए, आप बोल कंपनियां लीजिए, बेच दी। अब उस पे तो आप बात कर लीजिए। हाँ ठीक आप है। बोल लीजिए, इलेक्ट्रॉन आप तो बांध पे बेच तो बात कर दीजिए, अरे, लीजिए। आपने इतने देश के बड़े सारे बड़े अमरनाथ घोटाला। जी घोटालों को अमरनाथ जी आपने आरोप देश लगा के दिया, सारे बेच दिया, तो घोटालों उसके बारे में जानकारी भी तो लीजिए। कोविड से रदुआ करके। धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात करते हैं, देश को खतरे में अरे आप कोई लोगों ने धर्म के डाला। आधार पे आरक्षण की बात नहीं करता है। बिल्कुल, आपको मैनिफेस्टो में सांप्रदायिकता दिया आप गया लोग है, करते हैं, आपके आपको नेता मोदी मैनिफेस्टो में साहब दिया करते है, हैं, धर्म के अमित आधार शाह पर जी करते आरक्षण हैं, आप नड्डा जी देंगे, करते हैं। सांप्रदायिकता का आरोप आप हम क्यों ऊपर लगाएंगे? आप हम लोग तो कह गाय रहे से हैं कि राजनीति संविधान करते को करते बचाने का भैंस पे काम आ हम गए। करेंगे, जिसको आप लोग कांग्रेस और मंगल इंडिया सूत्र पे अलायंस ने राजनीति खतरा कर रहे हैं। पहुंचाया है। आप लोगों के पास कोई एजेंडा है 10 वर्षों का कोई काम है? आप 10 आप वर्षों अपनी का अपने बात काम का कार्ड आप जनता के सामने ले जाइए। क्यों 10 गाय की वर्षों बात का, कर रहे हैं, गोबर की बात कर रहे हैं, भैंस की बात आ गई, भैंस चलिए चोरी मैं होने की आप बात लोगों आ को गई। मौका दूंगा अपने मंगल अपने, सूत्र क्योंकि की 10-10 बात आ साल गई। आप लोगों ने, दुनिया में ठीक है। भारत आज बता दुनिया दीजिए जो में भारत की जनता 5वीं के लिए सबसे आपने बड़ी क्या अर्थव्यवस्था किया बन चुका है। 10 भारत आज वर्षों में दुनिया में 5वीं सबसे विकास बड़ी के नाम पर अर्थव्यवस्था विनाश आप बन लोगों ने चुका देश है। का किया है। बाहर आ बेरोजगारों रहे को हैं, लाठियां लेकिन वो पिटवाई है आज आप भारत लोग। नहीं पता है देश से किस भी तरीके बाहर से हो गया है। अखिलेश यादव आज आम भारत आदमी पार्टी विकासशील में देश से एक भी शॉपिंग बाहर हो मॉल गया। इतना वाले के विकास साथ मोदी ने हिंसा इस के देश का आरोपी किया पे कि जो केजरीवाल और भारत विभव कुमार के विकासशील साथ देश बैठ के बनाया प्रेस था, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 70 और साल की महिलाओं के मेहनत मुद्दे से पर पानी उन्होंने कहा फेर कि इस दिया। देश में महिलाओं का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि जनता के बीच में जो हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और हमारे आने वाले सालों का विजन है, 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। आज भारत दुनिया की विकासशील देश से सबसे तो आपने बड़ी बाहर निकाल 5वीं दिया। अर्थव्यवस्था बन भारत चुका आज है विकासशील और देश इंडिया बाहर अलायंस तो गया है। अपने से ही नहीं निकल पा रहा है, भारत अपने आज परिवारवाद बाहर से निकल निकलने, गया है, आपको यही लेकिन पता जब है। चुनाव लड़ने देखिए निकलते अपने हैं अपने तो बारे को आप सबसे बोलेंगे, ज्यादा ठीक है, तो भारत आवाज की सही स्थिति आएगी। हमारे देखिए आप मैं देखिए मैं इस तरीके से डिबेट नहीं करती हूँ, मैं दूसरे के बारे में नहीं बोलती हूँ। आप नेहा जी नेहा जी जो आपको कहना है, अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आप बोल लीजिएगा। मैं किसी के बीच में बोलती नहीं हूँ, कम से कम इनको इतनी बेसिक समझदारी होनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता आप इससे तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं, जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव को सभा में नहीं बोलने देते तो इन लोगों का यही इनकी नैतिकता है। अरे भाई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देख आप करके और उनसे बोलना हुजूम नहीं। देख के लाखों लाख जनमानस देख के आप लोगों हुजूम के कह रही हैं, पेट में अराजकता है, अराजकता है, मंच तोड़ देते हैं हाँ। आप लोग। चलो ठीक है आप लोग। विनम्र सेन भी हमारे साथ जुड़ गए, काफी देर से कोशिश कर रहा था उनसे जवाब लो। विनम्र सेन जी देखिए, अपने अपने राजनेताओं जो हैं वो अपनी बात तो करेंगे ही, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो 5वां चरण का मतदान चल रहा है तो क्या देखते हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए, आपको क्या लगता है? देख करके पागल आप लोग सवाल सर फिर से पूछें, सुनाई नहीं दे रहा है लगातार। मैडम नेहा जी प्लीज, अभी आप लोगों ने बोल दिया और भी हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनको भी बोलने का मौका दीजिए। मैडम प्लीज। विनम्र जी मेरा सवाल आपसे कि 5वें चरण का ये जो मतदान हो रहा है, अभी 4 चरण में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की, अभी 5वें चरण में मतदान हो रहा है, एक तरफ इंडिया गठबंधन दूसरी तरफ एनडीए, क्या देख रहे हैं आप? आज जो मतदान हो रहा है आपके दृष्टिकोण से कैसा चल रहा है? अब ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर इस 5वें चरण के मतदान को देखिए जी तो 14 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें से 13 सीटें ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिस पर हैं, और एक सीट है राहुल गांधी रायबरेली की, जो राहुल गांधी जिस पर लड़ रहे हैं सोनिया गांधी की जगह। तो प्रथम दृष्टया तो भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है इस चुनाव में, इसलिए चुनाव में आगे दिख रही है। तो जब आंकड़ा देखेंगे तो 3,60,000 वोट से राजनाथ सिंह जीते थे, लगभग 65,000-60,000 वोट से स्मृति ईरानी जीती थी। तो ये इसी तरह के कुछ वोट से यहाँ पर मोहनलालगंज में कौशल किशोर जीते, गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट भारतीय जनता पार्टी वहां पर लीड कर रही है। ऐसे अभी भी 13 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में दिखाई पड़ रही है। देश की बेटियों ने आरोप लगाया, इस देश की बेटियों का मैडम वो आप अपनी बारी में बोल लेंगी तो अच्छा रहेगा। मेडल लाने
वाली नेहा बेटियों का मैडम, अपमान। नेहा मैडम, आप जी, अपनी देखिए बारे नेहा में जी, बोल, अभी हम अपनी बारी में नेहा बोल जी लेंगे हम मैडम तो आरोप अच्छा पे हम रहेगा। आएंगे। नेहा जी नेहा जी, अभी नेहा जी, इस आज तरह के से बीच में बोलने की प्रथम कोई आज जरूरत सुनिए नहीं नेहा है। जी, लेकिन आज अगर के मजबूर सिनेरियो पे रहेंगे तो बात मैं भी कीजिए, बोल आज के लेंगे। वोटिंग पे मेरी बात बात करते को हैं, फिर उसके समझ। बाद हम आएंगे आरोप प्रत्यारोप पे, वो तो चलते ही रहेंगे, लेकिन आज ये एक एनालिटिकल जवाब ले लीजिए, फिर इसके बाद हम करेंगे डिबेट की चर्चा। गलत परिपाटी डिबेट की गलत परिपाटी मत सेट करिए। अगर आप प्रवक्ताओं को बुलाया है तो सबको बताइए कि सबको अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए और इतनी नैतिकता और इतनी तमीज तो रखनी चाहिए कि जब कोई बोल रहा हो तो उसके बीच में ना बोले और उसकी बात सुनी जाए। चले और ठीक अगर है, आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम म्यूट कर दिया करें। आप म्यूट करने का ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि जिम्मेवारी आपकी है। आप जो है डिबेट होस्ट कर रहे हैं। मैडम आपने मुझे समझा दिया, मैं मेरा आपकी बात कहना समझ ये गया। है कि भारतीय जनता अब पार्टी आप के मुझे मत प्रवक्ता समझाइए कि बोला मुझे कैसे पाया, डिबेट कराना है, कैसे नहीं डिबेट कराना है, अपने बारे में आप लोग बोलिएगा। ये मुझे आप मत समझाइए, ये ज्ञान मत दीजिए ऋचा जी, ठीक है? कुल मिला नहीं नहीं ऋचा जी, आप ये मुझे ज्ञान मत दीजिए, ठीक है? विनम जी आप बोलिए। कुल मिला के मुझे इतनी बात कहनी है कि अभी भी जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो जिन 14 सीटों की बात हो रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं आगे दिखती है। क्यों? वो आंकड़े भी बताते हैं। आंकड़े जिस प्रकार विनम जी से आपकी आवाज नहीं आ रही है बारी तक, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। ठीक है ऋचा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अब आपने डिबेट की नैतिकता तो मुझे समझा दी, अब मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूं कि बीजेपी 400 पार लाने की बात जो कह रही है, ये उत्साह है कि अति उत्साह है? नहीं, देखिए बीजेपी 400 पार इसलिए लाने की बात कह रही है क्योंकि हम इस देश को एक मजबूत और स्थिर सरकार देना चाहते हैं। भारत एक विकसित राष्ट्र बन सके, ये हमारा विजन है। और साथ ही साथ देखिए, जिसने भारतीय जनता पार्टी का आप 2019 का रिकॉर्ड देख लीजिए, हमने जिस स्तर पे बहुमत हासिल ही नहीं किया था बल्कि उससे कहीं अधिक सीटें हासिल की। तो हमारी तो ये कहने की नैतिकता है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं क्योंकि हम पिछली बार से बेहतर रिजल्ट देने जा रहे हैं। लेकिन ये सवाल तो आप उन लोगों से पूछिए, वही कांग्रेस पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश में 1 सीट जीती, समाजवादी पार्टी जिसकी कुल 5 सीटें हैं, है ना? तो ये लोग, और कांग्रेस की पूरे देश में 52 सीटों से अधिक सीटें नहीं है। तो ये क्योंकि 400 के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इनको मालूम है कि जनता इनसे नाराज है। कांग्रेस का जो 2 दशकों से अधिक का शासन काल रहा है, उसमें जिस तरीके से जनता के साथ इन्होंने भेदभाव किया है, चाहे वो धर्म के आधार पर देख लीजिए, जिस तरीके से इन्होंने सनातन का अपमान किया। इंडी अलायंस के नेता आज तक सनातन का सम्मान तो दूर की बात है, राम मंदिर के आमंत्रण पर ये दर्शन तक करने नहीं गए। तो ये इनकी मंशा दिखाती है। और साथ ही साथ किस तरीके से अभी रामगोपाल यादव जी ने राम मंदिर के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाया और उसको बताया कि वो राम मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और जिस तरीके से देखिए, ये बार बार सांप्रदायिकता की बात करते हैं। सांप्रदायिकता की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, लेकिन जब कांग्रेस और इंडिया अलायंस इस बात को कहेगा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, जिसका अच्छा एक बात ये भी ठीक है, कांग्रेस वाले नहीं गए, शंकराचार्य भी लोग नहीं गए थे, शंकराचार्य भी नहीं गए थे, उसको लेकर आप लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा कि शंकराचार्य को बुलाया गया था, वो भी नहीं गए, उसको लेकर कुछ आपने बोला नहीं? देखिए, शंकराचार्यों के विवेक पर किसी के आम आदमी को सवाल नहीं उठाना चाहिए, इसलिए हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक दलों को आमंत्रण भेजा गया था, जो कह रहे थे कि भगवान हमको बुलाएंगे तो हम जाएंगे, ठीक है, तो मतलब राजनेता दर्शन करेंगे। ठीक है अमरनाथ जी, ठीक है अमरनाथ जी, देखिए मैंने 400 को लेकर सवाल पूछा ऋचा जी को, तो ऋचा जी ने कहा कि इनके पास विजन नहीं है 400 को लेकर, आप अपना विजन क्लियर कीजिए। देखिए 400 पार इनको क्यों चाहिए भाई? बहुमत तो 272 में हो जाता है। 400 पार इसलिए चाहिए कि भारत का संविधान ये समाप्त कर सके, लोकतंत्र की हत्या कर सकें, गरीबों का आरक्षण खत्म कर सकें, क्योंकि इनको तो बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने हैं ना, बड़े निर्णयों का ये तीसरा कार्यकाल होगा। लेकिन भारत की जनता, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की जनता, जो 80 सीटों वाला प्रदेश है, इनको बिल्कुल खारिज कर चुकी है। इसलिए अभी मैं पिछले अपने बात मैंने रखा कि अभी जो चुनाव चल रहा है, रायबरेली की घटनाएं तमाम जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है सुबह से, कि 40 से अधिक वोटिंग मशीन वहां जो ईवीएम है खराब हो चुकी है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा रायबरेली में खराब होती है। भाजपा के गुंडे जाकर के जनता के साथ मारपीट आज कर रहे हैं। वहां बसपा कांग्रेस और के जो लोग हैं छीन रहे हैं, लोगों को मतदान करने से रोक रहे हैं। जो अधिकारी और पुलिस वाले मतदान बूथों पे वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं। 400 पार इसीलिए चाहिए। राहुल गांधी से थर थर ये लोग कांप रहे हैं कि कहीं जीत ना जाए, क्योंकि एक बार तो आप देख चुके हैं
कि किस तरीके से उनकी चलिए, राहुल गांधी से करने के थर-थर लिए। कांप रहे हैं ये लोग। 5 बजे का मैं आप लोगों को वोट परसेंटेज बता दूं कितना परसेंटेज है, तो चलिए आपको बता देता हूं कि 5 बजे तक मतदान कितना हो। ब्रेकिंग न्यूज उस वक्त की आपको बता दें, फिर इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यूपी की 14 सीटों पर 5 बजे तक 55.80% मतदान हुआ है। मोहनलालगंज में 5 बजे तक 60.10% वोटिंग हुई है। अमेठी में 5 बजे तक 52.68% मतदान हुआ है। वहीं अगर बात करें रायबरेली, तो रायबरेली 56.26% वोटिंग हुई है। ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। बाराबंकी की बात करें तो 64.86% वोटिंग हुई है। ये मतदान 5 बजे तक कितने परसेंटेज है वो आप देख पा रहे हैं। 14 सीटों पर 5 बजे तक निश्चित तौर पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। मौसम इतना गर्म है, इतनी धूप है, तो लोग स्वाभाविक तौर पर शाम का इंतजार कर रहे हैं। और 6 बजे तक 6 बजे के आंकड़े जब अंतिम आंकड़े आएंगे तो आपको बढ़े हुए दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, जिस तत्परता के साथ वोट पड़ना चाहिए, जैसा कि अमरनाथ जी और नेहा जी कह रहे हैं कि बदलाव की लहर है, वो वोटिंग परसेंटेज में बदलाव की लहर नहीं दिखाई पड़ रही है। वोटिंग परसेंटेज में साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो जैसा है वैसा ही रहना चाहती है जनता, और उसी पैटर्न पर। एक बात बड़े भाई अमरनाथ जी ने कही कि रायबरेली में ईवीएम सबसे ज्यादा खराब होती है, तो मुझे इस बात का संदेह हो रहा था क्या रायबरेली में भी राहुल गांधी की स्थिति खराब है क्या? छोड़ दी है कि सदस्यता के तौर पे आप ये सब बातें? नहीं, सदस्यता मैंने छोड़ दी है मैडम, काफी वर्ष हो गया। और वैसे तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, कभी ली ही नहीं थी, लेकिन आपने सवाल किया ऐसा तो मुझे कह देना पड़ा, छोड़ दी है। ये काफी समय हो गया किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता लिए, लेकिन इसीलिए राजनीतिक विश्लेषण लिख दिया, तो प्रवक्ता लिख देते हैं हम लोग। ठीक। अरे विनम्र जी, आपको मैं बता रही हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रहे हो, बात अलग है। आप सदस्यता के तौर पे बैठे हो या अब यही तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रणनीति। पर्सनल कमेंट नहीं मैडम, मैं चाहता हूँ तथ्यों पे बात करें। विनम्र सेन जी यहाँ पर आज राजनीतिक विश्लेषक के नहीं राजनीतिक विश्लेषक से हैसियत से बैठे, अगर उसके विपरीत बोलते तो आप पर्सनल कमेंट नहीं। देखिए, आपके पर्सनल टर्म्स क्या है मुझे नहीं पता, मेरे दर्शक नहीं जानते आपके पर्सनल टर्म्स क्या है। नेहा जी, आई डोंट नो आपके पर्सनल टर्म्स क्या है, ये हम लोगों को नहीं पता है। दर्शक हमारे राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से उनको जान रहे हैं, उसी पे चर्चा करते हैं। पार्टी की विशेषता है कि विचारों पर ताला लगाने का काम करती है। विचारों पर ताला लगाने का काम कांग्रेस और समाजवादी नेहा पार्टी जी का पुराना है। लगातार आपकी कौन किस प्रकार से सोचे, कौन किस प्रकार से देखे, ये निर्धारित करने का काम तो आपकी पार्टी पुराने ढंग से कर रही है, तो आप कर सकती है मैडम। चलिए, हम चर्चा कर रहे थे वोट प्रतिशत से। नेहा जी, आपसे ही मैं जानना चाहता हूं कि वोट प्रतिशत कम क्यों है जनता के बीच में? क्या आप लोग वो मैसेज कन्वे नहीं कर पाए? सबसे मैं ये सवाल पूछूंगा कि बीजेपी से और कांग्रेस से भी, अगर आप लोगों को लगता है कि लहर है, सुनामी है, जो भी आप लोग शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा है तो लोग घर से निकल क्यों नहीं रहे, कम क्यों निकले? आपने 4 चरणों में देखा, 5वें चरण का कमोबेश स्थिति वही है। नेहा जी, आप ही बताइए पहले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ना कभी लहर थी ना लहर है। इंडिया गठबंधन की सुनामी चल रही है, वो पूरे तो मैं तो कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन की सुनामी के लिए ही निकले लोग। साफ नजर आ रहा है जी। नेहा जी, मैं तो चाह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन की सुनामी के लिए ही लोग निकले, लेकिन लोग कम निकल रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये बात सच है कि देश में जनता आज निराश है, हताश है। वो किस लिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज वोटिंग हो रही है। भाजपा ने जो जनता को लोक लुभावन नारे और वादे दिए थे, वो कोई नहीं पूरे कर पाया। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई विजन और मिशन नहीं है। बीजेपी बताए ना उसने 10 साल में क्या काम किया। अगर प्रधानमंत्री ने इतने काम किए हैं, तो आज प्रधानमंत्री के भाषण से बेरोजगारी कहाँ गायब है? 2 करोड़ रोजगार का वादा प्रधानमंत्री ने किया था, उसकी बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री जी? महंगाई की बात क्यों नहीं करते? पेपर लीक से जो नौजवान परेशान है उत्तर प्रदेश और देश का, उसकी बात भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करती? इस समस्या का निदान इन्होंने क्या किया पिछले 10 साल में? भ्रष्टाचार पे सवाल कर दो, इनके पेट में दर्द हो जाएगा। काला धन वापसी की बात की थी, आज तक नहीं आया। किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, वो भी पूरा नहीं हुआ। कोरोना का दंश आज तक देश झेल रहा है। चंदा लेके मतलब यही सब बात है जो गर्मी को भी पीछे छोड़ते हुए, ठीक है, यही सब बातें हैं जो गर्मी को पीछे छोड़ते हुए लोग निकल रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका परसेप्शन है, ठीक है। अमरनाथ जी, आप बताइए कि वास्तव में जनता आज ठीक है मैडम, ठीक है।
महंगाई, समाजवादी बेरोजगारी पार्टी और की तरफ से आप प्रवक्ता है, आपने अपनी बदहाल बात रख दी, सांसद कांग्रेस को हैं, बोलने का तो मौका दीजिए, इंडिया गठबंधन के प्रमुख सूत्रधार यही हैं। तो अमरनाथ जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि मैडम कह रही कि इंडिया गठबंधन की सुनामी चले, ठीक है, सुनामी अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत होता है, लेकिन मतदाता जो है वो अपने घरों से कम निकल रहे हैं, वोट कम कास्ट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह आप लोगों को लग रही है? क्योंकि लगातार आप जनता से जुड़े रहते हैं आप लोग। जी जी, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं अपनी बात रख लूंगा, बता दूंगा कि क्यों नहीं जनता निकल रही है। देखिए, बात ये है कि एक तो एनडीए है और एक इंडिया है। इंडिया लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए काम कर रही है। एक तरफ एनडीए है जो लोकतंत्र और संविधान और गरीबों के आरक्षण का गला घोटना चाहती है और गरीबों को भी खत्म करना चाहती है, क्योंकि गरीबी देखिए बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देना था, ये 20 करोड़ रोजगार तो नहीं दिए, लेकिन तमाम लोगों का रोजगार छीन लिए। इसी तरीके से बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत कम हो रही है और पहले, दूसरे, तीसरे चरण में, चौथे चरण में देखा गया कि 5 से 7% वोटिंग पिछले 2019 से कम हुई है। उसका कारण ये है कि इंडिया के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर हैं, वो तो जा रहे हैं पोलिंग बूथ तक, लेकिन एनडीए, भारतीय जनता पार्टी के विशेष रूप से जो कैडर वोटर हैं, आरएसएस के जो कोर और कैडर वोटर हैं, उनके मन में बड़ी निराशा है मोदी जी की नीतियों से, और वे नहीं जा रहे हैं। इसलिए नहीं जा रहे हैं कि ये तो कांग्रेस से, इधर से, उधर से झपट्टा मार करके अपना प्रत्याशी बनाए। इनके पास तो प्रत्याशी भी बनने के लिए लोग नहीं थे, तो मैक्सिमम इनके प्रत्याशी इधर उधर वाले हैं। तो आरएसएस और बीजेपी का जो कोर कैडर और जो कार्यकर्ता है, वो तो बेचारा ठगा हुआ महसूस कर रहा, सोच रहा हम क्यों जाए वोट देने, क्योंकि वो तो न आरएसएस का कैडर में कभी रहा, न बीजेपी में कभी सदस्यता ली। तो ये बड़ा कारण है। दूसरी बात की भारतीय जनता पार्टी में भी लोग बड़े समझदार हैं, वो भी समझ रहे कैसे उनके घरों के बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, कैसे महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर अभी रेवन्ना जी का देख लीजिए 3000 वीडियो, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का देख लीजिए कुकर्म। तो तमाम ये जो महिला मोर्चा, महिला जो सुरक्षा के नाम पर फेल हो रहे हैं। गरीबी देखिए कितनी बड़ी, 81 करोड़ लोगों को इनको राशन देना पड़ रहा है 5 किलो, रोजगार नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये गरीबों को मारने का काम कर रहे हैं। ये 10 साल में बढ़ गई, इससे पहले आप लोग 10 साल सरकार रही। ठीक है अमरनाथ जी, ठीक है, एक छोटा जवाब दे दीजिए, फिर इसके बाद मैं चला जाऊंगा। ठीक है, अच्छा एक बात बता दिए, देश में सबसे ज्यादा आप लोगों ने राज किया, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, आप लोगों ने गरीबी क्यों नहीं खत्म कर दी? यहाँ तक आते आते आप तो छोड़ते ही नहीं, मुद्दे ही नहीं छोड़ते, अब वही गरीबी पर हम घूम रहे हैं। आप लोगों ने सबसे ज्यादा राज किया है, अब इससे पहले 10 साल पहले मनमोहन सरकार थी, तो अगर आप उसी समय करके आते तो शायद गरीबी नहीं रहती। क्या मोदी सरकार में गरीबी बढ़ी है? देखिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार में जीडीपी क्या थी, आप ये भी उठाकर देख लीजिए, और मोदी जी के 10 वर्षों का जीडीपी देख लीजिए, और जो विदेश से कर्जे लिए गए थे मनमोहन सिंह के समय में, और आज मोदी जी के कर्जों को देख लीजिए कितना गुना बढ़ गया है। आज करप्शन और तमाम चीजों को देख लीजिए कितना बढ़ा है। और सरकार जो पहले ये लोग आरोप लगाते थे, कोल घोटाला, फलाना घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, आज तक 10 वर्षों के सरकार में साबित नहीं कर पाए। दूसरी बात, इनका तो सब साबित होते जा रहा है। इनके तो जो शरद चंद्र रेड्डी हैं, जो फर्जी दवा की कंपनियां हैं, शराब बनाते हैं, तमाम बड़े बड़े घोटाले किए हैं, जिनके नाम ले लेने मात्र से केजरीवाल जी को जेल कर दिया गया था। लेकिन अब देखिए वो छुट्टा सांड की जैसे घूम रहे हैं जमानत पर, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर करोड़ों रुपया बीजेपी को दिए हैं। अभी देख लीजिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड की स्थिति है कि किस तरीके से ये सीरम इंस्टीट्यूट से चंदा दो और धंधा लो वाला काम किए हैं तमाम कंपनियों से। चलिए, बहुत गंभीर आरोप लगाए ऋचा सिंह जी, आपको जवाब देना चाहिए। ठीक है, अब आपने बहुत आरोप लगा दिया, ठीक है, लंबी फहरिस्त है। ठीक है विनम जी, मैं आपके पास आऊंगा, इन आरोपों का जवाब ऋचा सिंह को दे देना चाहिए, क्योंकि कई सारे आरोप लगाए हैं अमरनाथ जी ने। अब बताइए ऋचा जी, लंबे आरोप है, मैं आप गंभीरता से सुन रही थी, अब इन सभी आरोपों का आप जल्दी जवाब दीजिए, फिर विनम सेन जी मैं आपके पास आता हूँ। देखिए, आरोप लगाना कांग्रेस और इंडिया अलायंस का काम है। कांग्रेस को अपने भीतर झांकना चाहिए कि 55 वर्षों से अधिक इनका शासन रहा, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने गरीबी को तो नहीं खत्म किया, लेकिन इन्होंने गरीबों को जरूर मारने का काम किया। अभी मैं इनको खड़गे जी का बयान याद दिला दूं, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 5 किलो
राशन की बात कर रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन मिल रहा है। जिस राशन की ये आलोचना करते थे, खड़गे जी ने अभी लखनऊ में बैठकर कहा कि हम 10 किलो राशन देंगे। तो ये खुद कंफ्यूज है कि ये क्या करेंगे। 10 किलो राशन नहीं दे रहे आप मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। नौकरियां दे रहे नौजवानों को। हम लोग हर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया नौजवानों के खाते में देंगे। अरे जहाँ पे आपकी सरकार चुनाव तो आप दे नहीं पाए, मध्य प्रदेश में तो आपने दिया नहीं, राजस्थान में तो आपने दिया नहीं। मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए अगर नहीं पढ़ी है तो। आप लोगों के पास हमारा मैनिफेस्टो पढ़ने के लिए समय नहीं है। उत्तर प्रदेश इतना पैसा लाएंगे कहाँ से भाई आप लोग? अरे कभी कभी तो पढ़ लिया करिए आप लोग। मुझे लगता है कि नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ, अच्छा ठीक है, पैसा खूब बांट रहे हैं, फ्री की रेवड़ी देने की सब लोग बात करें, इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? उसके पीछे भी कोई विजन, उधार लेके पैसा बांटेंगे। चलिए ठीक है विनम्र जी, इसका जवाब दीजिए। कोई 1 लाख देगा, कोई 2 लाख देगा, ठीक है, अपने अपने ठीक है अपनी अपनी बात है। विनम्र जी, मैं ये चाहता हूँ, इतने पैसे आएंगे कहाँ से? ठीक है दीजिएगा, ठीक है, लेने के लिए लोग मना नहीं करेंगे, ठीक ले लेंगे, लेकिन पैसे आएंगे कहाँ? विनम्र जी जवाब दीजिए। पैसा अडानी और अंबानी को दे दिया आपने। असल में दिल्ली में अडानी और अंबानी का मामला तो अलग है। कांग्रेस पार्टी ने जब से चुनाव प्रारंभ हुआ तब से अडानी और अंबानी पर निशाना लेना बंद कर दिया। उसके पीछे भी जानना चाहिए क्या कारण है। सवाल भाजपा के लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि राहुल गांधी अपने मंचों से अडानी का नाम लेना बंद क्यों कर दिए? क्या मोटा चंदा अडानी ने कांग्रेस को भी दे दिया? क्या अंबानी ने मोटा चंदा कांग्रेस को भी दे दिया? क्या राहुल गांधी अखिलेश यादव? चलिए आप लोग अडानी अंबानी करते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और जनता भी समझ रही है। ऋचा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नेहा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमरनाथ जी बहुत बहुत शुक्रिया, विनम जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अमेठी से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है। 5वें फेज के मतदान का लगातार सिलसिला जो है वो जारी है। आज 5वें चरण का मतदान है। इस वक्त मेरी मौजूदगी अमेठी में है। अमेठी में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, अपने आप में हॉट सीट है। तमाम महिलाएं जो हैं वो वोट करके आई हैं, क्योंकि आधी आबादी और पूरी भागीदारी का बार बार प्रधानमंत्री जिक्र भी करते हैं, और आधी आबादी इस बार जो है पूरी भागीदारी जो है चुनाव में निभाती हुई नजर आ रही है। महिलाओं से बातचीत करते हैं। आप वोट अपना दे के आई हैं, क्या मुद्दे हैं और क्या सोचकर मतदान किया है? मैंने विकास को सोचकर मतदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भी विकास नहीं किया है युवाओं के लिए, 1 भी % जिसको बोलते हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे इन्होंने काम किया हो। ठीक है, स्मृति ईरानी यहाँ की सांसद रही हैं, 5 साल उन्होंने यहाँ पे सरकार मतलब कहीं ना कहीं जुमलेबाज हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी को आना तय है बस। नहीं, आप ये मत बताइए कि किसको आना है किसको नहीं, अब तो आपका गोपनीय है, लेकिन मुद्दे इसके अलावा, महंगाई आपने एक मुद्दा कहा क्योंकि महिलाएं हैं आप, बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा सबसे बड़ी मेन मुद्दा बेरोजगारी है। आज का युवा बेरोजगार है। 2018 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई है हम लोगों की। क्या करती हैं आप? मैं टीचिंग से हूँ। टीचिंग से जी। आपको लगता है कि जो महंगाई का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा है, ये केवल अमेठी में नहीं, इस बार पूरे देश में बड़ा मुद्दा है? जी, पूरे देश का है ये, और जब तक प्रधानमंत्री जाएंगे नहीं तब तक ये मुद्दा हटेगा भी नहीं। अच्छा, लेकिन बार बार प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि वो युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। जुमलेबाज है, बोलने से काम थोड़ी ना होता है। अभी हम ही बोल दें कि हम आपको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अगर आपके सामने कुछ करेंगे नहीं तो आप मानेंगी? ऐसा थोड़ी ना होता है। यानी कि जमीनी तौर पे कुछ नहीं हुआ? नहीं, जमीनी तौर पे कुछ भी नहीं हुआ है। युवाओं का विकास बिल्कुल भी एकदम रुक गया है, पहले जो होता था उससे भी ज्यादा रुक गया है। तो आप कह रही राहुल गांधी का आपने जिक्र कर दिया, राहुल गांधी चुनाव तो लड़ ही नहीं रहे अमेठी से, स्मृति ईरानी कह रही है भाग गए। नहीं, राहुल कोई भी हो, कैसे भी हो, मतलब पार्टी तो चेंज होगी। ऐसा भी तो है। बीजेपी का विकल्प आप कांग्रेस को मान के चल रही हैं? नहीं सोच जी। कांग्रेस कहती है ये परिवार है, अमेठी रायबरेली सीट नहीं है, गढ़ रहा है कांग्रेस का, वो गढ़ बचा रहेगा? गढ़ बचा रहेगा, 101% बचा रहेगा। मेरे साथ एक और महिला है, क्योंकि आपने भी वोट डाला है, आप मुस्कुरा भी रही हैं, लेकिन सवाल तो बनता है आज के दिन, क्योंकि महापर्व है लोकतंत्र का ये। एक सवाल,
क्या सोच के पर वोट डाला? और इतनी दोपहर में आके क्यों डाला, सुबह सुबह क्यों नहीं? सुबह सुबह इसलिए नहीं लाए, भीड़ बहुत थी। भीड़ भी बहुत थी, कामकाज है, जैसे हम हाउस वाइफ हैं तो घर का काम तो बहुत रहता ही है। घर का काम किए, निपटारा हुआ तो बोले भीड़ कम होगी, इसलिए चल के आके वोट डाल दिए। प्रधानमंत्री कहते हैं आधी आबादी पूरी भागीदारी, महिलाओं की तो बार बार बात करते हैं, और महिलाएं भी सोचती हैं कि हाँ हम आगे आए, महिलाएं भी सोचती हैं, इसीलिए काम करके वो आगे बढ़ना चाहती हैं। ऐसा नहीं है उनके पर घर का भी बोझ है, बच्चों का भी बोझ है, परिवार का बोझ है। आप लोग तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन चुनावों में, आजकल तो महिलाएं सबसे ज्यादा वोट करती हैं। क्या मिजाज है इस बार महिलाओं के वोट करने का? तो महिलाओं के वोट करने के ही मुद्दे हैं कि वो भी आगे बढ़ें, उनको भी रोजगार दिया जाए, उनको भी क्या कहते हैं समय से काम मिले, कुछ भी हो। कम से कम हम लोग पढ़े लिखे होकर भी हम लोग की तो पढ़े लिखे ये सब बराबर हो गया, ना कहीं सीट खाली हुई, ना कोई टीचिंग के लिए जॉब निकली, ना कुछ निकली। चाहे टेट पास करो, चाहे यूपी टेट पास करो, चाहे सी टेट पास करो, उसके बाद सबको बैठा है घर में, कहीं कोई वैकेंसी निकलनी ही नहीं है। एज चली जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे इन लोगों को लेके हम लोग? इसलिए कुछ ना तो बदलाव होना ही चाहिए, क्योंकि परिवार में गलतियां होती हैं, उनको सुधारने का भी बड़े का मौका दिया जाता है। बड़ों को भी इससे गलतियां होती हैं, छोटों से भी गलतियां होती हैं, गलती सबसे होती है। जैसे राजीव गांधी कोई भी है, हमारे यहाँ के हैं, लेकिन ये गलती हुई होगी, उनसे भी गलती हुई हो, लेकिन उनको भी एक बार हम लोग मौका दें, क्योंकि एक बार आके देखें तो ये सुधार सकेंगे फिर से हम लोगों को कि नहीं। एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपने कहा गलती होती है, मौका देना चाहिए। 2019 में राहुल गांधी यहाँ आए, चुनाव लड़े, आप लोगों ने स्मृति ईरानी को सपोर्ट किया। एक बार उन लोगों को ही मौका दिया गया कि हाँ देखो हमारे देश का कैसा विकास होता है, आगे कैसे चलता है।